नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के छठे अध्याय शक्ति की धारणा में शक्ति के अर्थ और व्याख्या का अध्ययन करवाऊंगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत यह जरूरी हो जाता है कि हमारे द्वारा मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए, और यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो इस संबंध में जो तत्व सबसे प्रमुख रूप में उभर कर हमारे सामने आता है वह निश्चित रूप से शक्ति ही है। प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता रहा है। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति, जो कि शक्ति का ही पर्याय है, को राजनीति का मूल आधार माना है। एक स्थान पर वे लिखते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। वस्तुतः समस्त भारतीय साहित्य दंड शक्ति के महत्व से भरा पड़ा है। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी यही बात देखी जा सकती है। बेकर कहते हैं कि राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है, वहीं कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। बर्ट्रैंड रसल ने तो शक्ति को समाज विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के रूप में माना। L.S. अल्मर सभी सामाजिक विज्ञानों में शक्ति की धारणा से इतना संबंधित कोई भी नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान है। अरस्तु से लेकर आज तक के राजनीतिक लेखकों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने पर यह निसंदेह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति इसमें एक केंद्रीय धारणा रही है, जिसके सहारे राजनीति विज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। मैकाइवर, बारस्टेड, हॉटकिंस और विलियम एन रॉबर्टसन आदि के द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा को समझना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि इस संबंध में जो मिथ्या विचार प्रचलित हैं उन्हें दूर किया जा सके। एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। हमारे मन और मस्तिष्क में शक्ति के प्रति एक दुर्भावना को जन्म देती है। वस्तु स्थिति यह है कि शक्ति तो सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है और शक्ति के बिना किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। केवल शक्ति की अति या शक्ति के दुरुपयोग के साथ ही भ्रष्टाचार को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार एक नैतिक धारणा के रूप में सत्यमेव जयते नितांत औचित्यपूर्ण विचार है और मानवीय जीवन में हमारा आदर्श यही होना चाहिए। लेकिन वस्तुतः स्थिति यह है कि सत्य के पीछे शक्ति का बल होने पर ही उसके विजय की आशा की जा सकती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से सत्य और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं, और पास्कल ने इस आधार पर ही न्याय और शक्ति के संयोजन की आवश्यकता के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। शक्ति का अर्थ और व्याख्या। रॉबर्ट ए डेल के अनुसार शक्ति के अध्ययन की प्रमुख कठिनाई यह है कि इसके अनेक अर्थ होते हैं। वस्तु स्थिति यही है और शक्ति को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। शक्ति की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। रॉबर्ट बायरस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर कहते हैं कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से है। मॉर्गेनथाउ कहते हैं शक्ति का प्रयोग करने वालों तथा उसके बीच जिन पर उसे लागू किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। शक्ति में वह प्रत्येक वस्तु शामिल है जिसके माध्यम से व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और उसे बनाए रखा जाता है। गोल्ड हैमर तथा सील्स के अनुसार एक व्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना कि वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ऑर्गेन्स की
शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। बिल्कुल सही। लासवेल, कैपलान और साइमन ने शक्ति को प्रभाव क्रिया के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार शक्ति का उपयोग करते हुए दूसरों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। रॉबर्ट एडेल के अनुसार शक्ति लोगों के आपसी संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाते। लासवेल और कैपलान की उपर्युक्त धारणाओं के अंतर्गत शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना गया है। कुछ परिस्थितियों में यह सत्य होता है लेकिन सभी परिस्थितियों में नहीं। शक्ति और प्रभाव एक ही व्यक्ति में पाए जा सकते हैं और अलग अलग व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों में स्थित भी हो सकते हैं। हिटलर और चंगेज खां केवल शक्ति के प्रतीक थे, किंतु नेपोलियन और लिंकन आदि में शक्ति और प्रभाव दोनों के दर्शन किए जा सकते हैं। शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, किंतु उस व्यक्ति का व्यवहार शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ या प्रभाव के कारण इसका निर्णय स्वयं वही कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्धनकारी भी हो सकते हैं। वास्तव में शक्ति मानव जीवन का एक सरल तत्व होने के स्थान पर बहुत अधिक जटिल और मैकाइवर के अनुसार एक बहुपक्षीय तत्व है। जैसे जब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल पर कुछ शक्तियाँ हैं तो यह कथन पूर्णतः निरर्थक न होते हुए भी बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। शक्ति का सही रूप जानने के लिए अनेक बातों का उल्लेख करना होगा, जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति का स्रोत, क्षेत्र एवं आधार क्या है। मंत्रिमंडल पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं। मंत्रिमंडल पर उसकी शक्ति की मात्रा कितनी है तथा यह शक्ति कितनी व्यापक है। निष्कर्ष रूप में राजनीतिक शक्ति के संबंध में 3 बातें कही जा सकती हैं। नंबर 1, राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। नंबर 2, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंतोगत व सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी होती है। नंबर 3, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध। इस प्रकार राजनीतिक शक्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन सबका निष्कर्ष यही है कि यह धारक और जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है दोनों के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध है और यह उनके आपसी संबंधों पर निर्भर करता है कि वह शक्ति और प्रभाव दोनों को कितना मानता है। धन्यवाद।